जब आपकी सरकार थी इसी गोरखपुर में गोलियां चल जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था, ये मानिए आप। कई व्यापारियों को गोली मारी गई या नहीं मारी गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब था या नहीं खराब था। और जिस महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं ना साहब, उसी महिला सुरक्षा के लिए कई कैसे कैसे बयान आपकी पार्टी की तरफ से आए हैं कि बच्चे हैं, गलतियां करने वाले कहे कि खाता खुलवा लो, पैसा जाएगा पैसा जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहे कि 15 लाख आएगा 15 लाख आएगा 15 लाख आएगा। लेकिन जब अमित शाह जी ने कहा ये जुमला था। अगर आप लोग इतना ही अच्छा काम किए होते तो सरकार आपकी होती, भाजपा की नहीं आई होती। अब मेरा सवाल सुनिए। स्टील आएंगे, हम बहुत अच्छा यहाँ बनाएंगे। हमके जो बतिया वो कमवा नहीं करते, अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हैं। बाढ़ में जो पानी लग जाता है तो बच्चे मछली पकड़ लेते हैं। आपको तीन बातें उन्होंने कहा था, बता दे। पूर्वी सरकार पिछले मानेंगे है नहीं, आप बताएंगे नहीं। अरे हमको कुछ नहीं बोला गया। प्रदेश सचिव तो हूँ या फिर कुछ और बना। नहीं, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। मैं बताऊँ अधिकारी वगैरह बना दे। अरे नहीं, आप IAS PCS वाला पोस्ट कहाँ से दे रहे हैं जिला? तो बोलेंगे कुछ तो बोला गया होगा। कोई ऐसा नहीं, कोई तो बड़ा वादा किया गया। कोई वादा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नीचे बैठकर हम लोग क्या ही कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है अलथी पलथी। अब वो क्यों शुरू किया है, क्योंकि नेता लोग कहते हैं कि ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन के मुद्दों को उठाते हैं। तो हमने सोचा कि अब नेता लोगों को ज़मीन पर बैठाकर ज़मीनी मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि हवाओं में तो बातें होती रहती हैं, ज़मीन पर अगर काम हो तो माना जाए। तो आज हमारे साथ शिवशंकर जी हैं, तो आपका पहले मैं स्वागत करूंगी। बहुत और मैं चाहूँगी एक छोटा परिचय दर्शकों को दे कि वो समझ सकें आपके बारे में। मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, भारत एक नई सोच, आपको, आपके सहयोगी कैमरामैन को। मेरा नाम शिवशंकर गौड़ है, मैं छात्र नेता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय का और समाजवादी छात्र सभा का वर्तमान में मैं प्रदेश सचिव हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ये दायित्व दिया है और जिस पे पूरे निष्ठा के साथ इसको निर्वहन करने का काम प्रयास करता हूँ। 2022 में क्या प्लानिंग चल रही है आपकी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग यूपी में? आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर से, उन्होंने समाजवादी रथ यात्रा की शुभारंभ किया है। व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है। मैं बताऊं, इसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है कि सरकार के प्रति जो विरोध, जो आक्रोश है, आज समाजवादी रथ यात्रा में अखिलेश यादव जी निकले हैं तो व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है। तो स्पष्ट है कि जब जब समाजवादी रथ निकला है तब हमने सरकार बनाया है। पुराना इतिहास है। मैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का इंटरव्यू देख रहा था पुराने दौर का। कभी साइकिल वो चला रहे थे, उस दौर में 1990 के दौर था। कभी वो बस से निकल रहे थे, बस यात्रा। आज वो काम जब 2011 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बस यात्रा से निकले थे, आज 2022 के चुनाव को लेकर हम बस यात्रा से निकले हैं। लेकिन मैं बताऊं, पहले के बस यात्राओं में और अब के यात्राओं में थोड़ा अंतर है। ये बस यात्रा केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, किसानों को गाड़ी के नीचे से कुचलने को बचाने को लेकर है, छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर है, नौजवानों के रोजगार को लेकर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। और उत्तर प्रदेश जो गड्ढे में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने, उस गड्ढे से बाहर निकालने को लेकर है। आज प्रयास हम कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि उत्तर प्रदेश को कैसे हम विकास के रास्ते पर ले जाएँ। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे, वो जून, मुझे याद है जब सदन में उन्होंने और बाहर मंचों पर बयान दिया था कि जून तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज तक कोई उस तारीख का पता नहीं चला कि कौन से महीने का, कौन से साल का वो जून आएगा जब गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप और हम गोरखपुर में बैठे हैं। देखिए, आप तो विपक्षी पार्टी के हैं, सवाल आप सरकार से करेंगे ही, वो आपका काम भी है और आपका दायित्व भी है। आपने बताया कि जो एक जन सैलाब आपके समर्थन में दिख रहा है, वो जन सैलाब तो उस समय भी दिख रहा था रैलियों में, लेकिन लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, इसीलिए भाजपा की सरकार। देखिए, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में अंतर है। मैं आपको अंतर बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से षड्यंत्र रचती है, फरेबी पार्टी है। उनके तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब के गृह मंत्री, जो गुजरात के पुलिस प्रशासन ने उनको तड़ीपार किया था, उन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में जाएगा। मोदी जी का ये बयान था, ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान आंख नहीं दिखाएगा, चीन पीछे हट जाएगा। आज स्थिति क्या है? आज न्यूज चैनल खोलेंगे, चीन हमारी सेना से लड़ रहा है। एक बार ये बात करते कि आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, कहीं बात करते हैं नक्सलवादियों को समाप्त कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ना। ये फरेबी जनता, और मैं बताऊं, भारत की जनता बहुत भावुक है। जनता हमारी नहीं समझ पाती। ये फरेबी लोग आए और फरेबी आके इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। हम देश नहीं बिकने देंगे, ये नारा मोदी जी का था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये नारा देने वाले लोग रेलवे बेच दिए, बस अड्डा बेच दिए।
एक एक चीज़, जो टिकट रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये में 10 रुपये में हम लोग खरीदते थे, आज 50 रुपये है। पेट्रोल शतक लगा रहा है। हमको लगता है सचिन तेंदुलकर और पेट्रोल में अगर प्रतियोगिता होगी तो पेट्रोल जीत जाएगा और क्रिकेट के भगवान हार जाएंगे। ये भारत की स्थिति है। और मैं बताऊं, जिस देश को हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाने का काम किया, बांग्लादेश को, आज बांग्लादेश में कम है, पेट्रोल की कीमत कम है, हम पाकिस्तान से ज़्यादा बेच रहे हैं तेल। आखिर स्थिति जा कहाँ रही है? एक तरफ देश में करोड़ों अरबों रुपए के हीरोइन नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, वो खबर कहीं नहीं चलाई जाती है, और वहीं किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। आज तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं हो पाया। आपने देखा थार के नीचे कुचल दिया जाता है। क्या गलती थी? अगर किसान रोकना चाहते थे अपने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी को, क्या गलती थी? रुक जाते, बात कर लेते। विधायक कैसे बन गए, सांसद कैसे बन गए? जनता के वोटों से बने ना, कि कहीं पाकिस्तान के लोग आके वोट डाले थे। और बात करते लोग हाईवे पे एकाएक गाड़ी आ गई, गाड़ियां रोकी नहीं गई, ये जानबूझ के किया गया। ये खुन्नस है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की। तो आप ये वादा कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किसानों की बात सुन लेंगे? हम वादा नहीं करते, वादा नहीं करेंगे, हम पूरा करते हैं। अच्छा। और हमने पूरा किया। आपको बताऊं, अगर आप जांच करेंगे योजनाओं का, अखिलेश यादव जी ने हाईवे के आसपास, जिला है, जिले के हाईवे के आसपास उन्होंने बढ़िया मंडी दी, अत्याधुनिक उन्होंने कोल्ड ड्रेस दिया, जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, फल सब्जी धान सब रखे जाते हैं, अच्छे मंडी दिया। वो मंडी से जानती क्या होता था? किसान अपने चौक चौराहों से निकला सामान लाद के, जो रोज़ वो पैदा करता है, सब्जी हो गया या फसलें पैदा करता है, उसको लेट ना लगे, जो तो मंडी पहुँच जाए और मंडी में सामान रखे, वो बेचे और उसको अच्छा मूल्य मिले। अखिलेश यादव जी की ये देन थी। और भारतीय जनता पार्टी क्या देन है? अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों में बात करती तो 100 दिन से अधिक किसान सड़कों पे नहीं बैठे हुए थे। किसानों को मारा जाता हरियाणा में, खून से लहूलुहान किया जाता है। एक तरफ किसानों की बात करने वाले लोग किसानों को कैसे ये टॉर्चर करते हैं, आपने देखा और हमने भी देखा। आपकी बात सारी सही है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन मानिए तो विपक्ष भी इस मुद्दे को उतना हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दा बहुत पहले ही मेन फ्रेम में आ जाता और सब कुछ हो जाता? की तरह फरेबी नहीं है हम लोग, फरेबी नहीं है। काम नहीं करना है किसानों को, काम बिल्कुल नहीं करना है। अमेरिका से आएंगे, संसद भवन देखने चले जाएंगे, बहुत काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मोदी जी से कि इतना मेहनत मत कीजिए। पेट्रोल 100 के पार आपने कर दिया, सिलेंडर 150 कर दिया आपने, दाल की कीमत 170 चला गया, दूध गरीबों को मिल नहीं पा रहा है, सेव छोड़िए, लोग प्याज नहीं खा पा रहे हैं, 50 रुपये किलो प्याज चल रहा है। आखिर ये स्थिति कहाँ तक आएगी? लोग जो योजना दिए थे 2.0 के नाम से उज्ज्वला योजना चल रहा था, आज महिलाएं सिलेंडर को बोरा में भर के सील दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए हमको उज्ज्वला। कहाँ पे है, कहाँ पे लोगों ने सिल दिया? ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए, बोरा में भर के, भूसा वाले बोरा में भर के सिलेंडर को नत्थी कर दिया उन्होंने कि नहीं चाहिए सिलेंडर, 1050 रुपये में नहीं चाहिए, हम उपला बनाएंगे, हम लकड़ी तोड़ कर लाएंगे, हम पत्ते से खाना बनाएंगे, लेकिन नहीं चाहिए मोदी जी। मोदी जी इतने फरेबी, धन जन की बात करने वाले, कहे कि खाता खुलवा लो, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहे कि 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा। जब अमित शाह जी ने कहा, ये जुमला था, जुमला हो गया। समाजवाद की परिभाषा एक लाइन में समझिएगा, जब टाटा और बाटा का बेटा लैपटॉप चलाता था, बड़े बड़े उद्योगपति और अधिकारियों का बेटा लैपटॉप चलाता था, अखिलेश यादव ऐसे नेता थे जिन्होंने तय किया कि एक रिक्शा चालक गरीब का बेटा, एक आम परिवार का बेटा भी लैपटॉप चलाएगा, और उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। कोई अंतर नहीं था साहब, कोई अंतर नहीं था। और बताऊं आपको, जो नौजवान, बेरोजगार नौजवान ये सोचता था कि अब पापा से पैसा मांगना पड़ेगा तो शर्मिंदगी आती थी, अखिलेश यादव जी ने सोचा, अखिलेश यादव जी ने सोचा, सोच देखिए कि हम 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से लड़का जो फॉर्म भरना होगा फॉर्म भरेगा, काम करेगा। आज वो लैपटॉप हमारे काम आ रहा है, आज युवा उससे पढ़ पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। और इनके जो घोषणा पत्र था, उठा लीजिए, सारा का सारा घोषणा पत्र एकदम कोरा, एक भी काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी के दिए काम का फीता दोबारा सिलापट लगाया जा रहा है। मैं महाराजगंज जनपद का प्रभारी था कार्यक्रम का, वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया शहर में, महाराजगंज शहर में। वहाँ क्या किया गया है, हॉस्पिटल बना, वहाँ पत्थर लगा हुआ था अखिलेश जी का, उस पत्थर को वहाँ के सांसद जी ने, वहाँ के विधायक ने निकलवा दिया और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का पत्थर लगा दिया, योगी जी का पत्थर लगा दिया, और उसका उद्घाटन जाके सांसद जी ने कर दिया कि ये 100 बेड मैंने बनवाया। क्या मजाक है? आप जो है बाबा राघोदास मान लीजिए ना, तो आप मानिए ना कि आपने जो काम किया वो जनता तक आप पहुंचा ही नहीं। नहीं, ये देखिए, हमने जो बताया, हमने कहा ना, जनता हमारी बहुत भोली है। जनता सोची कि ये जो कह रहे हैं देश की बात कर रहे हैं, ये प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपने जो अस्पताल वाली बात कही कि हमने बनवाया और उद्घाटन कोई और कराया, नहीं बन गया तो बनने के बाद सब चालू हो गया, पत्थर किसी और ने लगवा दिया, तो एक काम है, नया नहीं बनवाया इन्होंने, उसमें सुविधा नहीं दिलवाया। मान लीजिए कि आपका जन माध्यम जो है वो इतना कमजोर है कि सामने से जो आ रहा है वो अब
आपके काम को अपना बता के चला जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मान लीजिए कि जन माध्यम ही कमजोर है। इस बात को समझिएगा आप। मैंने कहा जनता एक तो भोली है हमारी। जनता तब भी बोली थी, अब भी बोली। नहीं, जनता भोली हो गई। पहले नहीं बोली थी, अब भोली हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फरेबी लोग पार्टी है। राम का नाम लेके बेच देंगे, राम का नाम लेके बेच देंगे, पाकिस्तान का नाम। अभी पाकिस्तान की एंट्री ये लोग कराएंगे बहुत मध्यम गति से। अभी चल रहा है ना, अभी देखिए 2 लोगों की हत्या हो गई, जम्मू कश्मीर में हत्या हुई। अभी हिंदू मुसलमान कर देंगे ये लोग। विकास का मुद्दा चले, मान लेते हैं। नहीं, आप युवा रोजगार मांगता है तो ये राम नाम कहते हैं, प्रभु राम को भी बेच देते हैं। अगर आप लोग इतना ही अच्छा काम किए होते तो सरकार आपकी होती, भाजपा की नहीं आई होती। अब मेरा सवाल सुनिए, जब आपकी सरकार थी इसी गोरखपुर में गोलियां चल जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था, ये मानिए आप। कई व्यापारियों को गोली मारी गई या नहीं मारी गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब था या नहीं खराब था। और जिस महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं ना साहब, उसी महिला सुरक्षा के लिए कई कैसे कैसे बयान आपकी पार्टी की तरफ से आए हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। तो आप लोगों ने भी तो बढ़ावा दिया ना। आप लोग भी महिला सुरक्षा के नाम पे क्या ही कर रहे थे। सवाल तो ये भी हो सकता है, आज आप लोग महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। आपका सवाल जो है जवाब मैं दूंगा, और आप सवाल नहीं किया तो जवाब आपको लेना पड़ेगा। आपने किया कि कानून व्यवस्था नहीं था। आप बताइए गोलियां कब चलती थी? गोलियां आपके समय चल रही हैं। उस समय नहीं चलती थी, व्यापारियों को सरेआम गोली से मार दिया जाता था। और कौन मारता था? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आप कौन मारता था व्यापारियों को? कौन मारता था? योगी जी सांसद थे यहाँ के गोरखपुर के। कौन मारता था? सर्वाधिक मुकदमे कहीं है किसी के ऊपर है तो मुझे लगता है 60-70 मुकदमे योगी जी के खुद ऊपर होंगे। 60-70 मुकदमे योगी जी के खुद ऊपर हैं। और वो लोग बात करें, सांसद थे लेकिन अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री थे ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा गोली चली, कोई गोली नहीं चलती थी। हत्याएं अब हो रही व्यापारी की। मनीष गुप्ता कानपुर से आते हैं गोरखपुर घूमने के लिए, मुख्यमंत्री के जनपद को देखने के लिए आते हैं। लाठी डंडों से पीट के उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। कुछ दूर उसी होटल के कुछ दूरी पर मनीष प्रजापति नाम के व्यक्ति की, जो मॉडल शॉप पे काम करता है, मध्य प्रदेश का रहने वाला, उसको पीट के अपराधी मार देते। नहीं, पूरी बात तो सुनिए। आप महिला सुरक्षा की बात करती है। अखिलेश जी के शासन में कभी आधी रात को दलित बेटी को जिंदा नहीं जलाया गया, ठीक है ना, नहीं जलाया गया। वो न्याय मांगते रहे। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता सारी घटना मुझे याद है। सारी घटना मुझे याद है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेंगर ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मरवा डाला उस विधायक ने। चिलमानंद की घटनाएं मुझे याद है, सारी चीजें याद है। और ऐसा आप करें, अपनी पार्टियों का भी याद रखिए साहब, विपक्ष का तो याद रखिए। देखिए, आप उनका याद रख रहे हैं तो अपना भी याद रखिए कि आपके कार्यकाल में भी हम सुरक्षित नहीं थे। बताइए, कोई विधायक का नाम बता दीजिए जिसने ऐसा किया हमारी सरकार में। किसी एक नेता का नाम बताइए। कोई ऐसा नहीं है। मन घड़ंत कहानी बना लेंगे लोग कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी थी। आप भारत का जो एक ब्यूरो होता है, गुंडागर्दी की बात सुनिए। मैं बता दे रहा हूं, हम भी गोरखपुर में थे, हमने देखा है, अपने आंखों देखी बात बता रहे। और पेपर जो स्कूल में चीटिंग होती थी वो भी हमने देखा है, पैसा देके कैसे डिग्री खरीदी। गोरखपुर में थे, कोई डिग्री नहीं खरीदी जाती थी। बहुत अच्छा व्यवस्था था उस समय, छात्रवृत्ति मिलती थी बच्चों को। अरे तो आप अपने मन से बोल रहे हैं। आप भी तो अपने, मैं भी तो देखा हूँ कोई अपराधी नहीं घटनाएं थी। मैं भी तो देखा हूँ, मेरी बात नहीं मानेंगे क्या? मैं भी तो, मैं बिल्कुल विश्वविद्यालय में पढ़ा था, मैं पढ़ता था। कोई नहीं, मैं तमाम स्कूल में देखा था। मैं तो इंटर कॉलेज तक जाता था प्रचार करने के लिए, कोई ऐसा नहीं था। मैं तो छात्र संघ का नेता था, तो पूरे मंडल में घूमता था, कहीं कोई अपराधी नहीं। यहाँ भाजपा के कोई बैठे होते तो वो कह देते कि यहाँ पे भी अभी कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ बगल में कोई बैठा होता तो क्या देते, इस समय भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आपको बताऊं, जल्दी अखबार में था जब इंटर कॉलेज का पेपर था कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के घर पे पूरा व्यापक रूप से बैठ के इंटर का नकल कराया जाता सामूहिक रूप में। आप इस पे बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे अखिलेश यादव जी उस कार्यकाल पे, जो एकाक जगह कोई कॉलेज में बदमाशी किया लेकिन उसको बाद में निरस्त किया गया, उसको जेल भेजा गया। एक मुद्दे को लेकर आप लगातार घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह रही हैं कि मनीष गुप्ता की हत्या क्यों हुई, पुलिस वालों की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई। आप उस पर बात नहीं करेंगे। किसानों की हत्या क्यों की गई, जानबूझ के निर्मम हत्या क्यों कर दी गई, अजय मिश्रा की आज तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया, इस पे आप बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वाल्मीकि समाज की बेटी को क्यों जलाया गया, आप उस पर बात नहीं करेंगे। चित्रकूट के थाने में रेप क्यों हुआ, आप इस पे बात नहीं करेंगे। आज महिलाएं जाती हैं थानों पे तो उनके साथ क्या होता है आपको पता है? वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूँ। वो पुलिस वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग उस पर न्याय नहीं दिलाते, घंटों दौड़ाते रहेंगे। अभी एक पेपर में मैंने पढ़ा था, वो दरोगा या तो SHO कह रहा था कि जाओ गर्भपात करा लेना। वो SSP के पास गई तब जाके उसका कंप्लेंट नोट होता है। आप इस पे बात नहीं करेंगे। ये गंभीर विषय, इस पे बात करना चाहिए आपको। नहीं, मुझे बात करना है तभी मैं आपके साथ बैठी। आज मजदूर जब मुंबई दिल्ली से पैदल आया पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, तो उनको सुविधा क्यों नहीं मिली, बस और ट्रेन क्यों नहीं चलाए गए? हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बताया तो जा रहा था कि टिकट का पैसा दे दिया जा रहा है सबके खाते में, दिया जा रहा है। अरे लोग अपने टिकट से आ रहे हैं। कौन से, किसको दिया गया, किसको दिया गया? भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरीके से आप बता रहे उसी तरीके से मैं भी कई टीवी में भाजपा वाले जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे।
मोदी योगी वो गुजरात के 4 लोग लगे हुए हैं देश को लूटने के लिए। वो चारों गुजराती देश को लूट डालेंगे, चारों गुजराती देश को एकदम खराब कर देंगे। आरबीआई का पैसा ले लिए, गवर्नर को बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा। ये देश को लूट डालेंगे और ये मजदूरों को पैसा देंगे। इन्होंने ट्रेन बंद कर दिया, इन्होंने बस बंद कर दिया। क्या स्थिति है इसमें? अरे तो कोरोना काल था ना, कोरोना काल था तो लोग अपने घर नहीं आ सकते थे। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जनता को छोड़ दी बीच रास्ते पे। बहुत सारी हमारी बहनें माताओं ने बच्चों को जना सड़कों के बीच, सड़कों पे जन्म दिया बच्चों को। ये क्या चल रहा है? और हमने समाजवादी एम्बुलेंस दिया था कि अगर किसी माँ बहनों को कोई दिक्कत हो जाए वो फ़ोन लगा लें 108 पे, तो फ़ोन जाने पे तुरंत हमारा एम्बुलेंस जाता था और महिलाओं को हॉस्पिटल आता है। तो सर फोन ही नहीं उठता है उसका कभी। तो भाजपा का शासन है ना। हाँ। अब तो भाजपा का शासन है। उस समय भी नहीं उठता था, उस समय भी नहीं उस समय और इस समय आप उस समय कह रही हैं फ़ोन नहीं उठा था। हमने सबसे अच्छी योजना दी। आपको यकीन नहीं होता है तो उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवरों से पूछ लीजिए। मेंटेनेंस रहता था, अंदर बैठा वो मरीज सुकून के सांस ले रहा था, अब मेरी जान बच जाएगी। उस पिता की बिटिया सांस ले रही थी, अब मेरे बाप बच जाएंगे। उसकी माँ, उसकी पत्नी सांस ले रही होगी सही से कि अब बने। आपने बहुत तारीफ कर ली। अब एक तीखा सवाल बिल्कुल बताइए। नहीं हम सवाल नहीं सुनिए, आपने कहा कि हाँ आप सवाल से नहीं भागते। आपने कहा कि आपकी सरकार ने सबके लिए काम किया, आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी अच्छा काम किया। आजम खान का बयान याद था आपको, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उससे भी घटिया बयान कोई हो सकता है? अब बताइए, मीडिया में आके वो ऐसा बयान दे के जाते हैं और वही महिलाएं टीवी देखती है और सोचती है कि हम ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं मालूम है? आपने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा संचालित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात। अच्छा, वो उनका बयान नहीं था? नहीं मैं पूछ रही हूँ, बयान था या नहीं? बयान मैं लूंगा जुबान से। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कह दी। आपने समाज में आईटी नहीं क्यों प्रचलित है? आप पत्रकार हैं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप कहेंगे ऐसा तो यकीन नहीं होगा। तो बताइए, ये देश देखिए, आप बताइए उस बयान क्या था, बताइए। मैडम, बहुत सारे अखबारों के कलम गिरवी है। मुझे लगता है कि आपका कलम गिरवी नहीं है, आपका माइक गिरवी नहीं है, आपका माइक स्वतंत्र है। भारत एक सोच है, वो आजाद है। मुझे बयान बताइए, घुमाइए नहीं आप, गोल गोल घुमा। उन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि इनकी आत्मा तक भगवा है, ये उन्होंने कहा। अब उस पर कहाँ व्याख्या कर दिया? उन्होंने आत्मा कहा, लोगों ने क्या क्या कह दिया उसको। उन्होंने आत्मा कहा। गलत बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। इस बात को उन्होंने आत्मा कहा और उस बयान को कितना तोड़ा गया, मरोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को मौनी सरदार किसने बनाया? ये कहाँ से आया? मुझे बताइए, वो बयान सही था या नहीं? अरे वो बयान बिल्कुल उन्होंने कहा। विपक्षी जो उनके विपक्ष में लड़ रहा था उसको अगर मैं चुनाव लड़ूं, माने मुझे कोई टिकट मिलता है तो मैं जब भाषण दूंगा तो विपक्ष के खिलाफ बोलूंगा ही बोलूंगा। तो मैं कहूंगा, मुझे ज्ञात है जो 8 बार का विधायक जो LLB, अगर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया तो नहीं आप मेरी बात देता रहे हैं। लोकसभा भी वो रहे हैं, पूर्व में वो मंत्री रहे हैं, वो बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सुनिए, अगर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था तो जब उस समय मीडिया में इतना उछल रहा था बात ये, तो वो क्यों नहीं सफाई देने आए? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मैं ये बात नहीं बोला था? आपको बताऊं, मीडिया को मसाला चाहिए, बस हल्का सा कोई बोल दे। सदन में उन्होंने, आप ऐसी बात बोलेंगे और अगर कोई सवाल कर देगा तो आपको मसाला चाहिए। सदन में उन्होंने बहुत सम्मानित तरीके से पीठ से बात किया, अध्यक्ष जी से बात किया उन्होंने। लेकिन जो भाजपा की और भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी की एक नेता पे उन्होंने ये बयान दिया था, अंडरवियर के कलर की बात उन्होंने की थी। ये आईटी सेल का चाल है, ये काम है। तो सोचिए ये क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ और, उसको प्रचार किसी और कुछ और कर दिया। नहीं तो आप सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था? सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं सफाई नहीं दे रहा, वो दिए ही नहीं, बोले ही नहीं ऐसा। मैं मानता हूँ जो व्यक्ति विश्वविद्यालय बनाएगा, जो व्यक्ति 8 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, आरोप लगते रहते हैं, आरोप तो तमाम लोगों पे लगते रहते हैं। और जब अच्छा जो काम करता है उस पर लगातार लगता है। आज वो जेल में है, आज जेल में है। वो क्यों जेल में है? उन्होंने कोई अच्छी मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि वो मस्जिद बना देना चाहिए था। थोड़ा सा मैं यहाँ मानता हूँ, उनको मंदिर बनवा देना चाहिए था। वो यूनिवर्सिटी बनवा के गलत कर गए। वो गरीबों को, शोषितों, वंचितों को, आम गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। ये भी आरोप लग रहा था कि कई किताबें वो ऐसे बिकवा दिए, चोरी करवा दिया उन्होंने, इस तरीके के। देखिए, सरकार अपने हिसाब से मुकदमे लिखती है बैठा के। मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लेता हो, जो मुख्यमंत्री अपने गुंडा एक्ट को खत्म कर लेता हो, तो आप सोच सकते हैं क्या होता हो। जो अपने सहयोगियों के ऊपर इतनी बर्बरता तरीके से मरवा सकते तो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये बदले की भावना, ये राजनीति नहीं होता, ये राजनीति नहीं कहा जा सकता इसको। ये आखिरी सवाल करेंगे, बहुत समय आपका भी हम ले रहे हैं। मुझे ये बताइए, 2022 में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं?
कैसे जनता को इस बार अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, जनता को पक्ष में करने के लिए कुछ काम करना नहीं है। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब वोट पड़े और साइकिल पे हो। आपको सारे लोग फोन कर करके बताते हैं क्या? हम लोग घूमते रहते हैं ना, पूरा सोशल मीडिया लगा, तमाम जगह से पता लगता रहता है ना। और हमारे तो तमाम क्या कुछ आ रहा है सोशल मीडिया? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र नेताओं का समूह का एक सदस्य भी हूँ, तो तमाम जिलों में मैं बात करता रहता हूँ। अरे आपके माहौल में तो आप ही के पार्टी के लोग होंगे ना? छात्र नेता तमाम दलों के छात्र नेता किसी दल का नहीं होता, लेकिन तमाम जगहों से मैं बात करता रहता हूँ। मैं अपने सीनियरों से भी हाल चाल लेता हूँ, जूनियर अपने जो छोटे भाई हैं उनसे भी हाल चाल लेता रहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र नेता कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं, महिलाएं कह रही, किसान कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं, आम जनमानस कह रहा है। क्या कह रहे हैं? और यहाँ तक कि कल हमारे विश्वविद्यालय कई सारे प्रोफेसर भी कहे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, मैं बैठा हुआ था। नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, नाम नहीं बदले लिए जाएंगे। नौकरी तो बात की बात है, वो तो कोर्ट से छूट जाएंगे। कल को बेचारों घर छापा पड़ने लगेगा सोनू सूद के जैसे। कल को उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। वो न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ही नौकरानी से मुकदमे लगवा दिए जाएंगे। तो बड़ा व्यापक है। तमाम प्रोफेसर हमसे कह रहे थे कि शिवशंकर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। शिवशंकर जो काम अधूरा रह गया था, नौजवान सब कह रहे हैं, सबको लग रहा है कि सपा आ जाएगी, लग नहीं रहा है। हाँ। वो तैयार हैं। और जैसे देखिए, जैसे हम तो पूर्वांचल के रहने वाले, ठेठ भाषा में तो जानता हूँ, हम तो क्या कहते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। तो हमारे वहाँ जो निर्वाचन कार्ड होला, आधार कार्ड होला, गांव के लोग जो है अंदर ओके बहुत अच्छे जतन कई धैले रहले और निर्वाचन कार्ड निकाल ले बाड़े लोग। और निकाल ले बाड़े, पूछा था बाबू कब वोटवा पड़ी, तो वो पूछ रहे हैं कि कब वोट पड़ेगा। निर्वाचन कार्ड बाहर निकाल लिया उन लोगों ने, आधार कार्ड बाहर निकाल लिया उन्होंने कि जल्दी से चुनाव आवे और साइकिल वाला बटन दबाएं कि अखिलेश यादव जी सीएम बन जाए। इतना अन्याय, इतना अत्याचार। ठीक है, मैं मान लेती हूं। आप अपने माध्यम से एक खबर और चलाइएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करा दूं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का पोस्टर मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ था। 1 नंबर उत्तर प्रदेश, पहले मुख्यमंत्री 1 नंबर। और मैं कल परसों सांसद रवि किशन जी का भी देख रहा था। नंबर 1। उनको शर्म आनी चाहिए। जिनके जिले में हत्या होती है वो सांसद कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। बहुत निकम्मा नकारा सांसद। पूरी फिल्म इंडस्ट्री लाएंगे, हम बहुत अच्छा यहाँ बनाएंगे, हमके जो बतिया वो कमवा नहीं करते। अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हैं, बाढ़ में जो पानी लग जाता है तो बच्चे मछली पकड़ रहे थे सांसद आवास के बाहर। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छी योजना उन्होंने लाया था। बहुत कम खर्चे में लखनऊ में रहने ठहरने की सुविधा भी उन्होंने दिया था। पेंशन पे बात चल रही थी। अब की सरकार आएगी तो आप लोगों के सारे पत्रकार बंधुओं के सारे काम माननीय अखिलेश यादव जी करने वाले हैं। आप पॉलिश ना लगाइए, मेरे सवाल नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वो जनता आप पे कैसे भरोसा कर ले जो आप देखती है कि परिवार में खुद ही लड़ाई हो रही है, कभी चाचा भतीजे झगड़ा हो जाते हैं, कभी वो उधर मुंह बंद करके उधर कमरे में चले जा रहे हैं, वो उधर चले जा रहे हैं। परिवार में कलेश है आपके सरकार में। जनता क्या देख रही है? देख रही है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल रहा है उसको मुख्यमंत्री बना दें। देश कैसे संभालेंगे वो? आपने लास्ट में एक शब्द लिया, कलेश। आ रहे हैं अखिलेश, नहीं रहेगा कलेश। काम बहुत है। अब ये जनता तय करेगी कि आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी। ये जनता का काम बताया ना, तो मैं समाजवादी पार्टी का काम बताया ना। ऐसे हमारे जैसे तमाम नेता काम कर रहे हैं। 365 दिन लगातार काम कर। पैर तो नहीं दुख रहा ना? काफी देर से जमीन पे बैठे हुए हैं। मैं तो जमीन का आदमी, जमीन का। इसी में सारे नेता वादा करते हैं कि जमीन के आदमी है, जमीन पे बैठते हैं। संकल्प कष्ट नहीं है ना जमीन पे बैठने? मैं आपको बताऊं, मैं संकल्प लेता हूँ, कोई कष्ट नहीं है। आपने तो ये क्या कहते हैं, मैट ला दिया, आप नीचे बैठाइए। ये धरती माँ हम लोगों की, ये मिट्टी में तो किसान मजदूर से जुड़ा हुआ। मैं तो मजदूर का बेटा हूँ, मैं तो मेरे पिता मजदूर हैं, मैं तो मजदूर का बेटा। मैं जानता हूँ इस मिट्टी की कीमत क्या है। यहाँ किसान जब इस मिट्टी को खनता है तो यहाँ सोना निकाला जाता है, लेकिन भाजपा के लोग इसको नहीं समझ सकते। इस मिट्टी पे बैठाइए आप, मुझे कहीं बैठाइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैर मेरा नहीं दुख रहा है, आप घंटों घंटों बैठाइए। इसमें वो जो दीनदयाल जी का विचार था एकात्म मानववाद का, उन्होंने कहा था कि सीढ़ी पे बैठा अंतिम व्यक्ति, वो समाज का अंतिम व्यक्ति, पैदान पे खड़ा व्यक्ति, लाभ उस तक जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उस अंतिम व्यक्ति, जनजाति के लोगों को, दलित के लोगों को, वो पिछड़े समाज के लोगों को ठुकराने का काम किया। महात्मा गांधी ने कहा था? नहीं, दीनदयाल जी का था एकात्म मानववाद। संविधान लिखा जा रहा था तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर लाभ एक समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचे तब समझ लेना कि वो कानून अच्छा है। जब संविधान लिखा जा रहा था ये तो उन्होंने कहा था, जिस भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी को मानती है, दीनदयाल जी का उसी एकात्म मानववाद से संबंधित था कि सीढ़ी पे बैठा अंतिम पैदान का व्यक्ति। अगर जनजाति समाज का, दलित समाज का है, वो वाल्मीकि समाज की बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया जाता है। जिसको मानने, आप देखिए कितने बड़े फरेबी ये लोग हैं
कि दीनदयाल जी की मूर्ति पे फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते हैं और उनके कई बातों को ठुकरा देते हैं। शिवशंकर जी को सुन रहे थे आप, इनकी सारी बातें आपने बखूबी सुनी होगी, एक एक लाइन नोट करके रख लीजिए। आगे और भी कई सवाल इनसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछते रहिएगा, सवाल आपको ट्रांसफर किया जाएगा, बिल्कुल, आप उसका मैं जवाब देते रहिएगा। देखिए, सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो में सुनिए, ठीक है, मान ली, मैं मान ली, आप एकदम विकासे कर देंगे, सारी पार्टियां मैनिफेस्टो में यही कहती हैं। तीन सुन लीजिए। अरे मैं क्यों सुन लूं, जब सरकार आ जाएगी आप कर दे तो मैं मान लूं। अरे हमने पूर्व की सरकार, वादा तो सभी कहते हैं, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। हमने जो किया वो बढ़ा दिया। हाँ। हमने पुरानी सरकार में आपकी सरकार आएगी और आप कर देंगे तब माना जाएगा कि आपने किया। इंटरव्यू लीजिएगा हमारा सरकार में भी, एकदम लेंगे, तब आप बड़े नेता देखिए, आम कार्यकर्ताओं नहीं पूछेंगे। नहीं एकदम पूछेंगे, साहब का नहीं पूछेंगे, नेता का मानता हूँ अपने आप को। देखिए, 3 बातें उन्होंने कहा था, बता दे। पूर्वी सरकार, पिछले मानेंगे है नहीं, आप बताएंगे नहीं, अरे अपने नेता का, पिछली सरकार में 500 पेंशन जाता था, इस बार 1500 हो जाएगा। 300 यूनिट फ्री, सरकार में आते ही पहला काम 300 यूनिट फ्री गरीब जनता के लिए। 2200 रुपया महीना बचेगा, जनता सुन लीजिएगा, माताओं बहनों, 2200 रुपया बचेगा, 5 साल के जोड़ ली है, बहुत अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। जो गांव गरीब किसान मजदूर के लोग सुन रहे हैं, बता दूं, 10 लाख जो पूरे विभागों में बचे रिक्त हैं, रिक्त खाली है पदों पे, 10 लाख भर्ती डायरेक्ट किया जाएगा, पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब काम, और 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात, ये तमाम चीजें हैं ना, सब आप करेंगे। जो चीजें हुई थी उसको आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने। इस बार के मैनिफेस्टो में क्या कुछ नया वादा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। देखिए भैया, जब चुनाव आता है तो मैनिफेस्टो में ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे लगता है कि वो सब जमीन पर अगर उतर जाए तो ये भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो पार्टियां मैनिफेस्टो को किसी कूड़ेदान में डालकर ऐसे भूल जाती है जैसे उससे कभी कोई लेना देना नहीं था। शिवशंकर जी को आपने सुना, इन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया 2022 में क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। शिवशंकर जी अपनी बात को बखूबी रखते हैं और बहुत अच्छे छात्र नेता के रूप में काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं। इनको गोरखपुर के लोग भी जानते होंगे, अब तो यूपी में भी काफ़ी लोग आपको जानते हैं, एक चर्चित नेता के रूप में आपको देखा। मैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता था, बहुत आम परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से था। अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रदेश सचिव बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी ने, दोनों लोगों का मुझे आशीर्वाद रहा और मेरे संघर्षों को देखा। मेरा मुलाकात बड़ा एक्सीडेंटल रहा साहब से, बहुत एक्सीडेंटल रहा। हाँ, पहली मुलाकात तो बहुत एक्सीडेंटल अभी रहा। हाँ। अभी तो मैं बीच में मिला, मैं इलाहाबाद गया था मुकदमा लड़ने, अभी भी वो केस चल रहा है। अभी आपके यहाँ एक छोटी मीटिंग हुई थी, तब आप चाय पे न्योता दिए, तब लोग आए, तब क्या कुछ बात हुआ वो बताएंगे क्या? हमने न्योता नहीं दिया था। हाँ। जब आपने बुलाया था चाय पे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, डिम्पल जी की बड़ी करीबी थी, आपके यहाँ आई, चाय वाय आपने पिया, मैं बताऊँ तो क्या कुछ डिस्कस किया ये बताइए। तब वहाँ पे राष्ट्रीय जूही जी आई और भी नेता लोग इकट्ठा हुए, क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ आपको बड़ा आगे वादा किया गया होगा कि आपको ये कुछ मिलेगा आगे, ऐसा कुछ? कोई वादा कुछ वादा कुछ भी तो बताइए, इतने 1-1.5 घंटे की बातचीत में क्या कुछ रहा? जो सच है, जो सच, अब आप ना बताना चाहे वो अलग बात है, जो सच है वो बता दे रहा हूँ। जूही जी आपके यहाँ बैठी, जो हमारे घर में बैठी थी, दादी डिम्पल जी की करीबी हैं, कहते हैं कि किचन दोस्त हैं, डिम्पल जी के साथ जाती रहती हैं। मैं इतना जानता हूँ, हमारी पार्टी की पार्टी की नेता है, मैं क्यों नहीं बताऊंगा आपको, सुनिए तो। वहाँ पे क्या बात हुआ? जहाँ वो बैठी हुई थी, हमारी दादी जी और माँ खड़ी थी, और वहाँ पे जफर अमीन डक्कू साहब, पार्टी नेता, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी, सुनील सिंह जी, शब्बीर कुरैशी जी, राहुल यादव जी, तमाम लोग थे, मैं भी खड़ा था। हमारी दादी उनसे बात करते करते जो जेल वाला प्रकरण था बताते बताते भावुक हो गई, और भावुक होकर रो दी। जेल जो पकड़ा गया, जो जबरन पकड़ा गया, घसीटा गया, जो चीज़ें हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, समाजवादी लोग, चीज़ें चलती रहती हैं, उन्होंने कहा और आश्वासन दिया। एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा था जिसमें आपकी तारीफ हो रही थी, बताया जा रहा था कि ये वही हैं जो हमेशा रोडों पे बैठ जाते हैं धरने के लिए, सर्वर फोड़वा लेते हैं, तो वो आपकी तारीफ कर रही थी। नहीं, उन्होंने वादा क्या किया, क्या कुछ कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तुमको ये वाला पोस्ट दे दिया जाएगा, ऐसा क्या कुछ कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बताना चाह रहे तो मैं दर्शकों को बताता हूँ। अंदर जब माँ ने मेरी साड़ी भेंट की तो उन्होंने साड़ी को स्वीकार किया और उनके आंसू पोंछते कहा कि डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, एक दिन बड़ा नेता बनेगा, डरिएगा नहीं। और तो हमारे घर तो तमाम नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आते रहे। अभी कुछ दिन पहले शिवशंकर जी के यहाँ जूही जी आई हुई थी, उनको कहा जाता है डिम्पल जी की किचन दोस्त है, तो
काफ़ी बातचीत उनके घर पर हुई, लेकिन शिवशंकर जी बता नहीं रहे हैं कि इनको क्या कुछ वादा किया गया है और क्या कुछ कहा गया है कि सरकार बनेगी तो क्या कुछ पोस्ट आपको मिलेगा। सरकार बनेगी तो मेरा बस सरकार बनेगी तो मेरे जो अपेक्षा है, आपको बोला गया होगा कि नहीं हमको कुछ नहीं बोला गया, प्रदेश सचिव बना कुछ दें या प्रदेश सचिव तो हूँ, या फिर कुछ और बना नहीं दें, नहीं कुछ हमें बड़ा कोई बड़ा, अपेक्षा नहीं है। कोई बड़ा मैं बताऊँ जिलाधिकारी वगैरह बना दें। अरे तो नहीं क्या कुछ कहा गया? नहीं आप IAS PCS वाला पोस्ट कहाँ से दे रहे हैं जिला? तो बोलेंगे कुछ नहीं, तो नहीं, बोला गया होगा, कोई ऐसा नहीं बोला कोई तो गया। बड़ा वादा किया गया कोई होगा। वादा नहीं, कुछ और नहीं। मैंने कुछ मांगा, मैं एक चीज़ चाहता हूँ बस, साहब से मैंने कुछ नहीं मांगा। अखिलेश यादव जी जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जिस स्तर से कहेंगे उस स्तर से कहेंगे, मैं उस स्तर से काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई डिमांड, मेरा कोई मांग अभी आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बस सरकार एक बनेगी इच्छा तो है, एक छोटी मोटी सिफारिश आप भी करेंगे। कि हमको नहीं चाहिए कोई पद, क्या करेंगे? हमारा समाज भूखे रहेगा, हमारा समाज 70 साल से भूखा है, मैं अकेले खाना खा क्या करूँगा? मैं विश्वविद्यालय में बैठता था, मैं यहाँ के कुलपति और तमाम लोग कहते थे शिवशंकर पैसा ले लो, पैसा देने के लिए तैयार थे ये लोग। यही कैंटीन आपको दिखाऊंगा, करोड़ लाखों रुपए यहाँ पैसा उजागर हुआ, हमारे घर पैसा भेजा गया। कुछ छात्र नेता भी गए थे उनके साथ, वो आए थे मेरे घर की, पैसा ले लो, मत बोलो, पेपर मत दिखाओ, मत टीवी में करो, मत राज्यपाल को मत धरना प्रदर्शन करो, ज्ञापन मत दो, तुमको बना देंगे, पैसा ले लो, गाड़ी ले लो। गाड़ी देने के लिए तैयार थे, मैं नहीं लिया। आप नहीं लिए? नहीं लिया, क्यों लूँ? मैं खा लूँगा। 15,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, 15,000 के भविष्य का खिलवाड़ नहीं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना विश्वविद्यालय से, महामंत्री लड़ा हूँ, 80 वोटों से चुनाव हारा हूँ, मैं बिक नहीं सकता। क्यों बिकूँ मैं? बिक के क्या कर लूँगा? मैं अकेले अच्छा कपड़ा पहन लूँ, अच्छा कुर्ता पहन लूँ, अच्छे 4 व्हीलर में घूमने लगूँ, उससे क्या हो जाएगा? मेरा तबका, मेरा वो छात्र वहाँ दलित पिछड़ा, मैं यहाँ भी आपको कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, मैंने कभी भी विद्यार्थियों के बीच जाति देख के काम नहीं किया, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, छात्राएं हो, सबके लिए काम करने का काम किया, हॉस्टल की लड़ाई लड़ने का काम किया। साहब से भी मेरी पार्टी से मेरा कोई डिमांड नहीं, उन्होंने प्रदेश सचिव बनाया, मुझे कार्यकर्ता बना दे उसी निष्ठा के साथ। पता नहीं तब आप मुझे नहीं बुलाएंगी अगर प्रदेश सचिव नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आप आरोप अगर प्रदेश नहीं, आरोप नहीं, शायद आप ना बुलाए, आप नेताओं को बुलाते पद पे जो रहते नहीं है। हैं। आप मेरा चैनल देखिए, मैं किसी नेता को नहीं बुला। शिवशंकर जी को सुन रहे थे आप, बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अलती पलती के लिए आप नीचे बैठे। आपका बहुत धन्यवाद, आपका पल्लवी जी, आपके सहयोगी भैया का भी बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे आम नेताओं को भी बोलने का अवसर, हमें चलाने का अवसर आप लोग देते हैं, हमारी बातों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग ईमानदारी पूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ बोलने का काम करते हैं, और धन्यवाद कि आप इतने गंभीर विषयों पे आप जनता के विषयों को आप छूने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।